क्योंकि शादी कहते हैं ना, शादी वो लड्डू है जो खाए तो पछताए और ना खाए तो पछताए। तो रतन टाटा जी ने स्वीकार किया था। नमस्कार साथियों, माय नेम इज लखन और मैं आपको छोटे मोटे बिजनेस की कैलकुलेशन बताता हूँ। और कैलकुलेशन की जानकारी में सारी की सारी इधर उधर से ज़्यादातर उन बिजनेस वालों जो बिजनेस करते रहते हैं उनसे जुटाता हूँ और उसको सबको मैं कैलकुलेट करके आपके सामने पेश करता हूँ कि किस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सारे बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरे मन में आया कि आज हम क्यों नहीं एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत की बात कर लेते हैं जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आप समझ ही गए होंगे, आपने थंबनेल भी देख ली होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उस शख्सियत की बात हम बिजनेस के बारे में नहीं करेंगे, हम उस व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से संघर्ष आए, कैसे वो बड़ा बना और कैसे उसने छोटा सा काम उसी समूह में, उसी टाटा समूह में शुरू किया जिसका वो मालिक बना था। और दोस्तों, उसके जीवन के बारे में भी हम टाटा के जो रतन टाटा है उसके जीवन में भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। उसके कारण मैं आपको बताऊंगा। उनके शब्द थे कि 4 बार ऐसा मौका आया कि वो शादी करने के लिए तैयार हो गए, यानी कि 7 फेरे खाने से पहले वो शादी करने से दूर हो गए। इतना दिमाग वाला आदमी, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उद्योगपति और हिंदुस्तान का पहला उद्योगपति, उसने एक शादी को करने के लिए एक ऐसी कैलकुलेशन क्या कर ली कि वो शादी से दूर भाग गया। ये टॉपिक ही दूसरा है, चलो इस पर बात नहीं करते हैं। क्योंकि शादी कहते हैं ना, शादी वो लड्डू है जो खाए तो पछताए और ना खाए तो पछताए। तो रतन टाटा जी ने स्वीकार किया था कि मेरे जीवन में ये एक अधूरा चैप्टर रह गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि 4 बार ऐसे मौके आए कि मैं शादी करते करते रह गया। चलो अब हम बात करते हैं उनके जीवन के बारे में कि उन्होंने शादी नहीं करी, ये भी सत्य है। उनकी कोई औलाद नहीं है, ये भी सत्य है। और उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, ये भी हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो उनके बचपन की या उनका बैकग्राउंड जान लेते हैं हम। रतन टाटा जी जो हैं, उनके पिताजी का नाम नवल टाटा जो था। नवल टाटा को जो जमशेद जी टाटा जो थे, उन्होंने गोद लिया था दोस्तों किसी अनाथालय में। हालांकि अनाथालय का मतलब ये नहीं कि उनको उसके वो लावारिस था, उसके माँ बाप नहीं थे तो इसलिए अनाथालय में गया था। नहीं नहीं, किसी और कारण से वो अनाथालय में कोई काम करता था, वहाँ से उसको गोद लिया। और नवल जी टाटा के बाद में ये पुत्र हुआ रतन टाटा, जो जिनका अभी देहांत हुआ है 9 तारीख को। सभी को पता है, एक नया नया टॉपिक है, हर कोई जानने की कोशिश करता है कि उसके बाद में उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन इस बात को हम डिस्कस करने से पहले पीछे चलते हैं ना कि उनका बचपन क्या था। देखो, बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, बहुत काबिल था। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद में वापस आए हो। और दोस्तों, उन्होंने अपनी कंपनी में, जो टाटा कंपनी थी ना, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आज भी है और तब भी थी, उसमें लेटर्स को डिस्पैच करने का काम शुरू किया था उस व्यक्ति ने। और दोस्तों, उनकी कार्यशैली इतनी ज़बरदस्त थी, उनका दिमाग इतना ज़बरदस्त कैलकुलेशन करता था कि वो कुछ ही दिनों में अच्छे अच्छे पदों पर जाते गए जाते गए जाते गए। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि कहते हैं कि टाटा का मालिक है, हर कोई यही जानता है। 99% लोग ये सोचते हैं कि टाटा कंपनी जो है उसका कोई एक मालिक है। नहीं दोस्तों, ये टाटा समूह है, ये पूरा एक समूह है। इसमें अध्यक्ष बनते हैं। तो जैसे रतन जी टाटा जो थे, रतन जी टाटा अलग थे और रतन टाटा अलग है, दोनों ही नाम अलग है, ये ध्यान रखना है आपको। इस व्यक्ति ने इतनी जल्दी प्रोग्रेस की कि टाटा समूह का ये अध्यक्ष भी बना और उन्होंने टाटा कंपनी को इतना आगे ले गए, इतना आगे, क्योंकि टाटा ने इतनी जो चीज़ें चलाई इस देश में। और दोस्तों, हैवी वाहन जो हैं हमारे देश के, जिसमें ट्रक हैं, लॉरी हैं, बड़े बड़े जितने भी जो व्हीकल हैं, वो तो सारे ही टाटा कंपनी के प्रसिद्ध हैं। हाँ, छोटी गाड़ियाँ टाटा की कुछ दिन बाद में बजने लगती हैं, उस पर ऑब्जेक्शन है। दोस्तों,
आज की डेट में 99% लोग टाटा जी के मृत्यु पर शोक मना रहे हैं, लेकिन इनसे कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। और विवाद कोई छोटे मोटे पारिवारिक विवाद नहीं है, एक पूरे देश में काफ़ी जगह इनके ऊपर विवाद जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं की। तो दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में 4 बार प्यार किया था, लेकिन वो प्यार जब शादी तक पहुंचा तो इनके दिमाग की जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन ने ये पता लगा लिया कि जिनसे वो शादी करने जा रहे थे उनके मन में प्यार करना या रतन जी के साथ शादी रचा के गृहस्थी बचाना नहीं था। वो रतन जी की प्रॉपर्टी और इनके धन के चक्कर में शादियाँ करना चाहते थे। गाइस यहाँ बात आती है कि 4 बार उनको प्यार हुआ, उसके बाद में शादी नहीं रचा पाए। उनको कैसे ये पता लग जाता था कि उधर की साइड कुछ गलतियां हैं। तो दोस्तों इतना बड़ा उनके पास कैलकुलेशन था, चीज़ों को सोचने का इतना बड़ा दिमाग था, इसकी बदौलत ही तो उन्होंने टाटा समूह को इतना आगे पहुंचाया। तो चीज़ें कहीं ना कहीं उनके पक्ष में नहीं दिखी होगी, उन्होंने शादी नहीं करी, वो उस बात का उनको दुख था, वो उन्होंने कबूल किया। लेकिन दोस्तों बात करते हैं उनका उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। यार उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा यदि होता तो वो हो सकता था, ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि टाटा कंपनी किसी एक की नहीं, वो एक बहुत बड़ा समूह है इस देश का, जिसमें बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैंने कहा था ना, नवल टाटा का बेटा ये रतन टाटा जी थे, और रतन टाटा जी के कोई औलाद नहीं है तो क्या उस कंपनी का कोई मालिक नहीं रहेगा? नहीं, सारे कंपनी वाले जो हैं, वो जो समूह है पूरा, वो समूह जो एक संस्था है, वो पूरा मिलके उस इंटेलिजेंट आदमी को उस पद पर जरूर बैठा देगी, ताकि ये टाटा कंपनी देश में प्रोग्रेस करती रहे। एक बात तो हुई है। अब यहाँ हमारे जहन में कुछ बातें आती हैं दोस्तों कि रतन टाटा से विवाद क्या क्या जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये लगभग जब 92 में रतन टाटा जो हैं वो अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने देश में जैसे झारखंड हुआ, इधर ये पहाड़ी बहुत सारे एरिया, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, यहाँ पर जो आदिवासियों की ज़मीनें थी, उन ज़मीनों पर इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए या वो खरीदी थी या सरकार से उनके पट्टे लिए थे, कैसे तो वहाँ बहुत बहुत बड़े एरिया में जब फैक्ट्री लगाने की कोशिश की तो आदिवासी हुए, उन लोगों ने इनकी फैक्ट्रियों का विरोध किया। ये विवाद इनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये निर्विवाद इस हिंदुस्तान में अपने काम करते रहे हैं, नहीं, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठी हैं और बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए थे, इसके ऊपर काफ़ी चर्चाएँ चली थी। तो इसलिए कहते हैं कि इतना बड़ा उद्योगपति, और सबसे बड़ी बात तो है कि इनका मन बहुत अच्छा था। इन्होंने इतना दान दिया देश के लिए कि आज तक किसी भी उद्योगपति ने इतना दान देश को नहीं दिया दोस्तों। यही बात है, इसीलिए जब इनका निधन हुआ तो देश के ज़्यादातर लोग इनकी मृत्यु के बाद शोक मना रहे हैं। दोस्तों मैं जो मेरी कैलकुलेशन लाता हूँ वो बिजनेस से संबंधित है, और रतन जी टाटा जी भी एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया एक छोटा सा। प्लीज़ यार वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखने के बाद में सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से ज़रूर किया करें मेरे चैनल को। बात ये नहीं है कि मेरा ये चैनल छोटा है, मैं बड़े बड़े चैनल भी चलाता हूँ दोस्तों, लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे मेरे एक वाइल्ड लाइफ का चैनल है, मेरे को जंगलों में घूमना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जंगलों में कैमरे लेके घूमता रहता हूँ। और दूसरा चैनल जो है मेरा दोस्तों वो भी पक्षियों से संबंधित है, उन पर अच्छे खासे मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूँ। लेकिन नहीं, मेरे मन में थी कि एक कोई ऐसा चैनल खोलूँ कि घर बैठे नहीं तो लोग छोटे छोटे बिजनेस करके एक जगह स्थायी रूप से रहकर काम करें। तो मैंने सोचा कि जितने भी मेरी नज़रों में जो बिज़नेस आते हैं उन सब को मैं उसकी नॉलेज लूँ और उन सब के बारे में छोटे छोटे वीडियो बना के आपको अपलोड करूँ, ताकि आप एक दूसरे को भेज सकें, उससे कुछ ज्ञान जुटा सकें और आप भी बिजनेस कर सकें। दोस्तों ये ज़माना ऐसा है कि इसमें सरकारी नौकरी करना रोज़गार नहीं है, नहीं, कोई भी बिजनेस करो आप, कोई भी धंधा करो, वो सब रोज़गार है। दोस्तों मेरा अगला जो वीडियो है वो छोले भटूरे की एक छोटी सी ढकेल का है। यार आप सोच नहीं सकते कि उस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है वो पूरी सत्य है, क्योंकि मैंने कई छोले भटूरों के पास गया और उनसे जानकारी ली, उनसे पूछा, तब उन्होंने बताया तो एक
चौंकाने वाले आंकड़े सामने थे। हालांकि लगता है कि 4-4, 3-3, 2-2 एम्प्लॉई और लोग रखते हैं ढकेलवाड़ी, तो कुछ न कुछ तो ऐसा है कि ये लोग इतना कमाते हैं। गाइज प्लीज़, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स।